आज हम उन प्राकृतिक परिघटनाओं की दुनिया में गहराई से उतरेंगे जो आपको अवाक कर देंगी। रेगिस्तान की झिलमिलाती मरीचिकाओं से लेकर ध्रुवों के बर्फीले दुर्गों तक हमारा ग्रह अद्भुत घटनाओं का एक अनमोल भंडार है। हमारे साथ चलिए जब हम विभिन्न महाद्वीपों की यात्रा करेंगे और प्रकृति के इन अजूबों के पीछे के विज्ञान को गहराई से समझेंगे। बताओ, हमें मिराजेस क्यों दिखते हैं? हमारा पहला स्टॉप हमें डेजर्ट के बीचों बीच ले जाता है, एक ऐसी जगह जहां सूरज आग उगलता है और दूर दूर तक बस होराइजन ही होराइजन। यहां इन टीलों के बीच एक अजीब सी चीज होती है, अ मिराज। जैसे ही सूरज जमीन के ठीक ऊपर की हवा को गर्म करता है, वो ऊपर की ठंडी हवा से कम डेंस हो जाती है। जब लाइट इन लेयर्स से गुजरती है तो वो मुड़ जाती है, जिससे एक डिस्टॉर्टेड इमेज बनती है जो आंखों को धोखा देती है। जो दूर पानी के चमकते हुए तालाब हमें दिखते हैं, वो असल में आसमान के रिफ्लेक्शंस होते हैं, जो जमीन के पास की गर्म हवा की वजह से नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं। मिराजेस हमें याद दिलाते हैं कि सबसे मुश्किल जगहों पर भी खूबसूरती ऐसी जगहों पर मिल सकती है जहां हमने सोचा भी ना हो। बताओ जरा, ग्लेशियर्स नीले क्यों होते हैं? तपते रेगिस्तानों से हम ग्लेशियर्स की बर्फीली दुनिया की ओर चलते हैं। बर्फ की बड़ी बड़ी नदियां जो पहाड़ी लैंडस्केप्स में अपना रास्ता बनाती हैं। ये जमे हुए जायंट्स अपनी गहराइयों में एक राज छिपाए हुए हैं, एक मन मोहने वाला नीला रंग। जैसे जैसे स्नोफ्लेक्स गिरते हैं और जमा होते हैं, वो एयर बबल्स को अपने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर फंसा लेते हैं। समय के साथ जमा होती हुई बर्फ का वजन इन एयर बबल्स को दबा देता है और पीछे रह जाती है डेंस टाइटली पैक्ड आइस। ये डेंस आइस लाइट स्पेक्ट्रम के लगभग सभी कलर्स को अब्सॉर्ब कर लेती है, सिवाय नीले रंग के, जो हमारी आंखों तक स्कैटर होकर वापस आता है। ग्लेशियर्स सिर्फ दिखने में ही शानदार नहीं होते, बल्कि हमारे प्लेनेट की हेल्थ के बहुत जरूरी इंडिकेटर्स भी हैं। मुझे बताओ, कुछ लेक्स पिंक क्यों होती हैं? हमारी अगली डेस्टिनेशन हमें एक ऐसी लैंडस्केप पर ले जाती है जो बिल्कुल दूसरी दुनिया जैसी लगती है। एक लेक जिसका रंग एकदम वाइब्रेंट शेड का पिंक है। ऐसी ही एक लेक ऑस्ट्रेलिया में लेक हिलियर ने सदियों से विजिटर्स को अपने बबलगम पिंक रंग से मोह लिया है। इसके अनयूजुअल कलर का सीक्रेट इसके अंदर रहने वाले माइक्रोस्कोपिक जीवों में छिपा है, एल्गे। ये एल्गे एक पिगमेंट बनाती हैं जिसे बीटा कैरोटीन कहते हैं, जो एक तरह का सनस्क्रीन होता है और उन्हें तेज सनलाइट से बचाता है। बीटा कैरोटीन वही पिगमेंट जो कैरेट्स को उनका ऑरेंज कलर देता है, पानी में रिलीज होता है, जिससे हमें ये स्टनिंग पिंक रंग देखने को मिलते हैं। ये पिंक लेक्स हमें अर्थ पर लाइफ की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी की याद दिलाती हैं। ये बताओ कि ज्यादा ऊंचाई पर ठंड क्यों बढ़ जाती है? अपना सफर अब ऊपर की तरफ है। हम जा रहे हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की बुलंदियों पर, जहां हवा पतली होती है और नजारे एकदम शानदार होते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, हमें टेम्परेचर में एक साफ गिरावट महसूस होती है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, वो ज्यादातर धरती की सतह से गर्म होती है, सीधे सूरज से नहीं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हवा पतली होती जाती है, मतलब गर्मी को अब्सॉर्ब करने और बनाए रखने के लिए हवा के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। इसीलिए धूप वाले दिन में भी ऊंचे पहाड़ों की चोटियां अक्सर बर्फ और आइस से ढकी रहती हैं। एल्टीट्यूड और टेम्परेचर के बीच का ये कनेक्शन हमारी धरती के क्लाइमेट और इकोसिस्टम्स को बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बताओ जरा, गाइजर्स क्यों फूटते हैं? हमारा अगला स्टॉप हमें एक ऐसी जगह ले जाता है जहां धरती जिंदा लगती है, गेजर्स के जियोथर्मल अजूबे। ये उबलते पानी और स्टीम के फूटते हुए फाउंटेन्स इस बात का सबूत हैं कि हमारे पैरों के नीचे कितनी ज्यादा गर्मी छुपी हुई है। गीजर्स उन जगहों पर होते हैं जहां वोल्केनिक एक्टिविटी ने जमीन के नीचे सुपर हीटेड पानी के रिजर्वॉयर्स बनाए हैं। जब बारिश का पानी धरती की क्रस्ट की दरारों से नीचे रिसता है, तो वो इन मैग्मा से गर्म हुए रिजर्वॉयर से मिलता है। आखिरकार प्रेशर ऊपर के पानी और पत्थर के वजन से ज्यादा हो जाता है, जिससे गीजर एक शानदार नजारे के साथ फूट पड़ता है। ये इरप्शंस उन डायनामिक फोर्सेस को दिखाते हैं जो हमारी धरती को आकार देती हैं। ये बताओ, मशरूम सर्कल्स में क्यों उगते हैं? अब हम चलते हैं फॉरेस्ट फ्लोर की तरफ, जहां हमें एक ऐसा फिनोमिनन देखने को मिलता है जो बिल्कुल फेरी टेल जैसा लगता है। मशरूम्स के रिंग्स, जिन्हें अक्सर फेरी रिंग्स कहा जाता है। इन रिंग्स ने सदियों से इंसानों को फैसिनेट किया है। ये प्यारे से फॉर्मेशंस फंजी के कमाल के लाइफ साइकिल का रिजल्ट है। जो मशरूम्स हमें जमीन के ऊपर दिखते हैं, वो तो बस फ्रूटिंग बॉडीज हैं एक बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म के, माइसीलियम, जो जमीन के नीचे उगता है। ये नेटवर्क बहुत बड़े एरियाज में फैल सकता है। जब कोई मशरूम स्पोर किसी सही एनवायरनमेंट में गिरता है, तो वो जर्मिनेट होता है और चारों तरफ हाइफाई फैलाता है। ये धागे जैसे स्ट्रक्चर्स मिट्टी को एक्सप्लोर करते हैं। जब कंडीशंस ठीक होती हैं,
तो माइसीलियम अपनी ग्रोथ के बाहरी किनारे पर मशरूम्स उगाता है, जिससे वो खास रिंग जैसा शेप बनता है। एकदम परफेक्ट सर्कल बनने में इस प्रोसेस को सालों लग सकते हैं। फेरी रिंग्स हमें फंगल दुनिया की छुपी हुई ब्यूटी और कम्प्लेक्सिटी की याद दिलाते हैं, एक ऐसी दुनिया जो हमारे पैरों के नीचे फलती फूलती है। जरा सोचिए, बादल फ्लोट क्यों करते हैं? अब हमारी नजरें ऊपर आसमान की तरफ जाती हैं, बादलों के उस हमेशा बदलते रहने वाले कैनवस की ओर। वो फ्लफी सफेद फॉर्मेशंस जो आसमान में बड़े आराम से तैरते रहते हैं, एकदम शांत पिक्चर बनाते हुए। बादल पानी की नन्ही नन्ही बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल्स से बने होते हैं, टेम्परेचर और ऊंचाई के हिसाब से, जिससे कई तरह के अलग अलग बादल बनते हैं। ये बूंदें और क्रिस्टल्स इतने छोटे और हल्के होते हैं कि ये ऊपर उठती गर्म हवा की करंट से हवा में आसानी से टिके रहते हैं। जब गर्म नमी वाली हवा जमीन की सरफेस से ऊपर उठती है तो वो ठंडी होती है और फैलती है, जिससे वाटर वेपर बहुत ही छोटे पार्टिकल्स के चारों ओर कंडेंस हो जाता है और वही बादल बनते हैं जो हम देखते हैं। ग्रेविटी और ऊपर की तरफ उठती हवा की मूवमेंट के बीच का यही नाजुक बैलेंस बादलों को आसमान में इतनी आसानी से फ्लोट करता हुआ दिखाता है। बादल हमारी धरती के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये सूरज की रोशनी को स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट करते हैं, हीट को ट्रैप करते हैं और पानी को पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, जिससे लाइफ के लिए जरूरी नमी सब जगह पहुंच सके। ये बताओ कि सहारा क्यों फैल रहा है? हमारा सफर अब हमें ले जा रहा है दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान सहारा में, जहां दूर दूर तक रेत के टीले, पथरीले पठार और झुलसा देने वाली धूप है। सहारा फैल रहा है और इसका दक्षिणी किनारा बहुत तेजी से दक्षिण की तरफ बढ़ रहा है। ये जो रेगिस्तान बढ़ रहा है, इसके पीछे क्लाइमेट चेंज और इंसानी एक्टिविटीज का मिला जुला हाथ है। बढ़ता हुआ ग्लोबल टेम्परेचर बारिश के पैटर्न को बदल रहा है, जिससे लंबे समय तक सूखा पड़ रहा है और पेड़ पौधे भी कम हो रहे हैं। इंसानी एक्टिविटीज जैसे कि डिफोरेस्टेशन, जानवरों का ज्यादा चरना और खेती के गलत तरीके भी इस प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। ये बढ़ता हुआ सहारा का बहुत गहरा असर पड़ रहा है उन लाखों लोगों पर जो इसके किनारों पर रहते हैं। कभी सोचा है लावा लाल क्यों चमकता है? हमारी अगली डेस्टिनेशन हमें वॉल्केनिक एक्टिविटी के बिल्कुल सेंटर में ले चलती है, जहां पिघला हुआ पत्थर, जिसे लावा कहते हैं, धरती की गहराइयों से फूटता है, एकदम आग वाले नजारे के साथ। लावा जो अर्थ के मैंटल से ताजा निकला होता है, उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। जैसे जैसे लावा गर्म होता है, उसके एटम्स में एनर्जी आ जाती है, जिससे उनके इलेक्ट्रॉन्स उछलकर हायर एनर्जी लेवल्स पर पहुंच जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स वापस नीचे आते हैं तो वो लाइट के रूप में एनर्जी छोड़ते हैं। किसी भी चीज से निकलने वाली लाइट का कलर उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और लावा ज्यादातर स्पेक्ट्रम के रेड और ऑरेंज हिस्से में लाइट छोड़ता है। लावा की चमक इस बात का सबूत है कि हमारी धरती के अंदर कितने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और डायनामिक प्रोसेस चलते रहते हैं। ये बताओ, बारिश के बाद हमें रेनबोज क्यों दिखते हैं? हमारा आखिरी स्टॉप हमें एक जानी पहचानी लेकिन हमेशा दिल खुश कर देने वाली साइट पर ले जाता है, इंद्रधनुष, रंगों का एक आर्क जो बारिश के बाद आसमान में छा जाता है। ये नेचुरल फिनोमिनन सदियों से इंसानों को फैसिनेट करता आया है, जिससे अनगिनत मिथ्स, लेजेंड्स और साइंटिफिक क्यूरियोसिटी भी पैदा हुई। इंद्रधनुष एटमॉस्फेयर में सनलाइट और पानी की बूंदों के इंटरैक्शन से बनते हैं। जब ये दो एलिमेंट्स मिलते हैं तो वे रंगों का एक स्पेक्टेकुलर डिस्प्ले बनाते हैं जो पूरे आसमान में फैल सकता है। जब सनलाइट एक रेन ड्रॉप में एंटर करती है तो वो बेंड होती है, जिससे व्हाइट सनलाइट अपने अलग अलग वेवलेंथ्स या रंगों में बंट जाती है। लाइट के इस तरह बेंड होने को रिफ्रैक्शन कहते हैं और ये इंद्रधनुष बनने का पहला स्टेप है। ये अलग हुए रंग फिर रेन ड्रॉप के पीछे से रिफ्लेक्ट होते हैं और ड्रॉपलेट से बाहर निकलते समय फिर से रिफ्रैक्ट होते हैं। इसी डबल रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन प्रोसेस से इंद्रधनुष को उसके खास और चमकीले रंग मिलते हैं। इंद्रधनुष में रंगों का ऑर्डर हमेशा सेम रहता है: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। यह सीक्वेंस इसलिए होता है क्योंकि लाइट की अलग अलग वेवलेंथ्स अलग अलग अमाउंट में बेंड होती है। इंद्रधनुष हमें याद दिलाते हैं कि सबसे बुरे तूफानों के बाद भी ब्यूटी और होप उभर सकती है, जो आसमान को आने वाले अच्छे दिनों के प्रॉमिस से रंग देती है। वे रेजिलियंस और नेचर के कभी न खत्म होने वाले वंडर का सिंबल हैं। देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको ये इनक्रेडिबल नेचुरल फिनोमेना के बारे में जानकर मजा आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, और भी ऐसे फैसिनेटिंग कंटेंट के लिए। मिराजेस के शिमरिंग इल्यूजन से लेकर लावा के फायरी ग्लो तक,
अपना प्लैनेट तो वंडर और इंस्पिरेशन का एक नेवर एंडिंग सोर्स है। अगली बार तक अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करते रहो और नेचर के इन मार्वल्स को देखकर जो वाव वाली फीलिंग आती है ना, उसे कभी जाने मत देना।